नमस्कार फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो है आज हम लोग समझेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलयन। और विलयन में जो है अणुसंख्य गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे। अणुसंख्य गुणधर्म में पहली हेडिंग जो है आपकी वो थी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब का अवनमन। इसको हम लोग समझेंगे। तो कुछ स्टूडेंट ये भी चाह रहे हैं कि हैंड रिटन नोट्स, तो उनके लिए एक बात बता दूं, यदि आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, हस्तलिखित नोट्स चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले हमारे नंबर 9118920840 पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा। और सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ेगा, ज्वाइन मी यूनिक ज्ञान एकेडमी, ज्वाइन मी यूनिक ज्ञान एकेडमी। तब आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और इसी ग्रुप पर, केवल इसी ग्रुप पर क्या होगी, और इस ग्रुप से आपको ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता, जब भी आपको जोड़ा जाए, जब आप स्वयं मैसेज करेंगे तब आपको जोड़ा जाएगा। यहाँ पे कमेंट में आप नंबर लीव करते हैं, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप इस पे व्हाट्सएप करें, ज्वाइन मी यूनिक ज्ञान एकेडमी। जब आप इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आपको हैंड रिटन नोट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का मिल जाएगा। और जो यहाँ पर वीडियो पढ़ाई जा रही है, इसका जो हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, ये पूर्ण चैप्टर समाप्त होने के पश्चात ही आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। जब तक ये चैप्टर चल रहा है तब तक के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेगा। और इससे बेहतर बात मैं आपको बता दूं, यदि आप वीडियो को एक तरफ से देख रहे हैं, सीरियल से देख रहे हैं, तो आपको चाहिए आप स्वयं अपने हाथों से बनाइए, क्योंकि जो अपने आप बनाएंगे नोट्स वो सबसे अच्छा होता है नोट्स, ध्यान रखें। और दूसरा चांस मैं आप दूसरा एक रास्ता और है, यदि आप यहाँ से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो एक टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान एकेडमी, जो कि हिंदी में सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान एकेडमी, सर्च करेंगे यहाँ पर एकेडमी, ये सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो है ग्रुप मिलेगा, जो टेलीग्राम पर बनाया गया। उसमें आपको इस प्रकार का लोगो दिखाई पड़ेगा, इस तरीके से बना होगा। यहाँ पर बहुत सी किताबें रखी होंगी, ठीक है। ये हमारा आपको लोगो मिल जाएगा देखने को। जैसे आप इस ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा, जब आप इस ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पर भी जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है इसकी लिंक भी वहाँ पर मिलेगी। व्हाट्सएप पे लिंक नहीं मिलेगी, इस वीडियो की लिंक आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी। जो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिलेगी, उस वीडियो की लिंक आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी, यहाँ पे व्हाट्सएप इस पर लिंक मिल जाएगी। इसका कारण ये है, इस पर हम लिंक नहीं देते हैं, लिंक सिर्फ इसी पे देते हैं, ध्यान रखें। हाँ, यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आप जो पढ़ने वाले स्टूडेंट वही जुड़ें, अदरवाइज कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना जुड़े जो पढ़ने वाला नहीं है। चलो अब मैं बताता हूँ वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। तो अवनमन का मतलब होता है गिर जाना, अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना, यानी वाष्प दाब में कमी। वाष्प दाब में जो है कमी किन कारणों से आ सकती है, ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे वाष्प दाब में कमी आ सकती है। तो पहले कारण मैं आपको बता दूं, यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ है, ये कोई अवाष्पशील पदार्थ है, देखिए ये कोई अवाष्पशील पदार्थ है, तो मतलब इससे हम ताप देंगे भी इतनी जल्दी ये वाष्प में नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि जो है ये गैस सिर्फ द्रव अवस्था में ही रहना पसंद करता है। ये जो द्रव है हमारा, ये जो द्रव है, ये पदार्थ है, ये केवल द्रव अवस्था में ही रहना पसंद करता है। तो इसका मतलब इसका जो वाष्प दाब जो है एक तरीके से हम मान सकते हैं शून्य है, क्योंकि अवाष्पशील पदार्थ है। तो इसका मैं वाष्प दाब मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं शून्य, क्योंकि ये वाष्पित होगा नहीं। और वाष्प दाब होता क्या है, जब मैं किसी पदार्थ को गर्म करता हूँ तो उस पदार्थ के जो कण होते हैं वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और वही कण पुनः द्रवित होकर के द्रव की सतह पर जब बल लगाते हैं या जो दाब लगाते हैं, तो वही जो दाब लगाते हैं उसी दाब को हम नाम देते हैं वाष्प दाब। और यहाँ पर एक ये पदार्थ कैसा है, अवाष्पशील पदार्थ है। जब यहाँ पर पदार्थ हमारा अवाष्पशील है तो इसके द्वारा लगाया जाने वाला वाष्प दाब मान लेते हैं, इसके कणों के द्वारा जो वाष्प दाब लगेगा वो हम मान लेते हैं 0। मतलब यहाँ पर एक ढक्कन रखने के पश्चात इस पर जो लगने वाला बल है, इस बल का मान है बहुत कम, यानी नगण्य मान लेते हैं, बहुत कम है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब कोई अवाष्पशील पदार्थ है, अब मैंने इसमें एक वाष्पशील पदार्थ मिलाया जिसके अंदर वाष्प होती है, यानी वाष्पशील कहना चाहें। अब मैंने इसमें क्या किया, वाष्पशील पदार्थ मिला दिया। ये वाष्पशील पदार्थ जब मैंने इसमें मिला दिया, जब इसमें मैंने वाष्पशील पदार्थ को मिला दिया, अब वाष्पशील पदार्थ में क्या होता है, देखिए मैंने ये
यहाँ पर इस पदार्थ यानी ये कोई पात्र है, इसमें जब मैंने वाष्पशील पदार्थ को भरा, वाष्पशील पदार्थ को भर लिया, नीचे से मैंने जब ऊर्जा दी, नीचे से मैंने क्या किया, इसे ऊर्जा दी, तो ये कण बहुत जल्दी से वाष्प में बदलने लगे। यही कण जो है बहुत जल्दी से वाष्प में बदलने लगे। जब ये वाष्प में बदलने लगे और ऊपर से ढक्कन मैंने लगा रखी थी, यही कण इस ढक्कन में टकराने के पश्चात पुनः फिर इधर आने की कोशिश करते हैं, पुनः इधर आने की कोशिश करते हैं। तो ये द्रव की सतह पर, या मान लेते हैं ऊपर ढक्कन है, ये ज़्यादा निकल नहीं सकते, यहाँ पर वाष्प बहुत ज़्यादा बन रही है, वाष्प क्या है बहुत ज़्यादा बन रही है, और वही वाष्प क्या होगी, द्रव की सतह पर बल लगाएगी। वही वाष्प क्या होगी, द्रव की सतह पर बल लगाएगी, तो वही दाब क्या रहता है, वाष्प दाब। तो इसकी तुलना में यानी विलायक जो था हमारा कैसा था, अवाष्पशील था, और विलय हमारा वाष्पशील है। तो हम ये कह सकते हैं विलायक का वाष्प दाब कम था और विलय का वाष्प दाब ज़्यादा था। तो यहाँ से एक पॉइंट निकालेंगे, जब किसी अवाष्पशील विलायक में, जब किसी अवाष्पशील विलायक में कोई वाष्पशील विलय मिला देते हैं, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलय के वाष्प दाब से कम होता है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, जब हम किसी विलयन में, जब हम किसी अवाष्पशील विलायक में कोई वाष्पशील जब हम किसी अवाष्पशील विलायक में कोई वाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, कोई वाष्पशील विलय मिला देते हैं, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब होता है, शुद्ध विलय के वाष्प दाब से कम होता है, वाष्प दाब से कम होता है, शुद्ध विलय के वाष्प दाब से कम होता है। इसी को हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। यही वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। यही वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। अवनमन यानी यही क्रिया क्या कहलाती है, वाष्प दाब में अवनमन, यानी वाष्प दाब में कमी आना ही वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब में यदि कमी आ जाए तो यही कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन हुआ है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। अब मैंने मान लेते हैं विलय का वाष्प दाब, जो मैंने विलय मिलाया है उसका मैं वाष्प दाब माना, विलय का वाष्प दाब जो है P0 A है। मान लिया मैंने विलय का जो वाष्प दाब है वो P0 A है। तो अब मैं विलयन का निकालता हूँ। विलय का वाष्प दाब इतना है तो विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाएगा, तो विलयन का वाष्प दाब पहले निकालेंगे। तो विलयन का वाष्प दाब बराबर मान लेता हूँ क्वेश्चन मार्क, या मैं इसे मान लेता हूँ P0 केवल मानता हूँ। इसे मैं मानता हूँ PA मान ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो P0 A माना और ये P0 A और ये केवल PA मान लेता हूँ। और इसे मैं निकालूंगा कैसे, इसे राउल्ट के नियम के अनुसार। तो राउल्ट के नियमानुसार तो राउल्ट जी का जो नियम क्या कह रहा है, राउल्ट जी का नियम कहता है किसी विलयन का जो वाष्प दाब निकालना है, PA निकालना है, तो उसमें उपस्थित विलय का वाष्प दाब, उसमें उपस्थित ये आंशिक दाब निकालना है ना,
तो राउट के नियमानुसार हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं, आंशिक दाब मैंने माना है विलय का, ये वास्तविक दाब था, यहाँ पर आंशिक दाब, विलयन का आंशिक दाब, आंशिक लिख लेंगे यहाँ पर आंशिक दाब। तो आंशिक दाब मैंने ये मान लिया क्योंकि आंशिक दाब से हम लोग इससे डिनोट करते हैं और वास्तविक दाब को इससे डिनोट करते हैं, पी नॉट लगा देते हैं, यहाँ पर केवल पी लिखते हैं। तो अब राउट के नियमानुसार जब हम आंशिक वास्तविक दाब निकालेंगे तो आंशिक वास्तविक दाब बराबर जो फार्मूला होता है हमारा वास्तविक दाब यानी आंशिक वास्तविक दाब बराबर क्या होता है फार्मूला, आंशिक वास्तविक दाब बराबर वास्तविक दाब बराबर होता है आंशिक दाब बराबर होता है वाष्प दाब गुणे वाष्प दाब, किसी का विलय या विलय किसी का भी हम ले सकते हैं, वाष्प दाब गुणे या विलय का वाष्प दाब ले सकते हैं, विलय का वाष्प दाब गुणे विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज ये होता है। तो यहाँ से जो हमारा पी ए निकलेगा, विलय का वाष्प दाब हमारा क्या दे रखा है, पी नॉट ए दे रखा है, पी नॉट ए दे रखा है, गुणे में इसका मोल प्रभाज मैं मान लेता हूँ एक्स ए, इसका मोल प्रभाज मैंने मान लिया क्या है एक्स ए, ये हमें मिल गया विलयन का आंशिक दाब, ये मिल गया हमारा विलयन का आंशिक दाब। अब हमें निकालना है कितने वाष्प दाब में आई है यानी कितनी कमी आई है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो वाष्प दाब में कमी बराबर, तो वाष्प दाब में परिवर्तन लिख सकते हैं, तो वाष्प दाब में कमी, तो वाष्प दाब में कमी मैं मान लेता हूँ डेल्टा पी है। ये निकालेंगे कैसे डेल्टा पी बराबर, तो सबसे पहले विलय भाई मान लेते हैं कितना घटा है, तो इसके मान से इसके मान को घटा दें, इस मान से इस मान को घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, वाष्प दाब में परिवर्तन मिल जाएगा, कितना परिवर्तन हुआ है, तो वाष्प दाब में परिवर्तन बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, विलय का वाष्प दाब परिवर्तन डेल्टा पी बराबर विलय का वाष्प दाब माइनस विलय का वाष्प दाब माइनस होता है विलयन का आंशिक दाब, या विलयन का वाष्प दाब भी कह सकते हैं, विलयन का वाष्प दाब आंशिक दाब लगभग एक ही बात होती है, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए डेल्टा पी बराबर जो फार्मूला निकल के आएगा, इसका वाष्प दाब पी नॉट ए है, पी नॉट ए है, माइनस का हो जाएगा पी नॉट ए यक्स ए। अब मैं यहाँ पर एक कार्य करता हूँ, डेल्टा पी बराबर मैंने पी ए ले लिया, पी नॉट ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स ए बचेगा, 1 माइनस एक्स ए। अब यहाँ से एक फार्मूला देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर होता है 1, यदि यहाँ से यक्स बी बराबर निकाला जाए तो 1 माइनस यक्स ए आ जाएगा। तो देखिए यक्स 1 माइनस यक्स ए की जगह पर हम रख सकते हैं क्या, यक्स बी, 1 माइनस यक्स ए की जगह पर हम रख सकते हैं यक्स बी, तो डेल्टा पी बराबर आ जाएगा पी नॉट ए इंटू यक्स बी, पी नॉट ए इंटू यक्स बी। यहाँ से जो हमारा यक्स बी जो निकलेगा यानी वाष्प दाब में अवरोहण मान लेते हैं, यक्स बी की यदि वैल्यू निकालना चाहें तो यक्स बी बराबर आ जाएगा हमारा डेल्टा पी बाई पी नॉट ए, डेल्टा पी बाई पी नॉट ए। अब मैं इसको डेल्टा पी बाई पी नॉट ए को समझाना चाहूँ तो कैसे समझेंगे, यहाँ से देखें, ऐसा यक्स बी ये मोल प्रभाज एक फार्मूला और भी होता है, यदि इसी को इसके बेस में इसको इसके बेस में ओपन करें तो डेल्टा पी बराबर हम लिख सकते हैं भाई, डेल्टा पी के यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये डेल्टा पी के यहाँ पर पी नॉट ए माइनस लिखेंगे पी ए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने ये किया है पी ए से, यही तो भाई डेल्टा पी नॉट ए पी ए की वैल्यू लिखी गई है, अपान लिख देंगे पी नॉट ए, अपान क्या लिख देंगे पी नॉट ए, यूकल क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा पी वाई पी नॉट ए, डेल्टा पी वाई पी नॉट ए। तो यहाँ से यही जो है हमारा ये क्या है, ये जो है हमारा है, इसी को हम कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यही कह रहा था हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, मैं फिर बताता हूँ, देखें
इसके बाद जो हमारा फाइनल फार्मूला निकला है यहाँ से, देखें पी नॉट ए, पी नॉट ए क्या है, विलय का वाष्प दाब, विलय का वाष्प दाब, वाष्प दाब माइनस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, अपान क्या है हमारा, अपान है विलय का वाष्प दाब। बराबर, इसी को हम कहते हैं आपेक्षिक अवनमन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसे लिख देंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो यदि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा यहाँ से निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, लिखेंगे विलय के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर, विलय के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर तथा विलय के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विलय का वाष्प दाब, विलय के वाष्प दाब लिखेंगे विलय का वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर तथा विलय के वाष्प दाब के अनुपात को विलय के वाष्प दाब के अनुपात को विलय के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ध्यान रखें, ये हो गया हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसको आप विधिवत रूप से समझिएगा। एक जो मैंने पॉइंट बताया है वाष्प दाब का अवनमन, ये इतना बड़ा पॉइंट है, इससे आप विधिवत रूप से समझें, क्योंकि एग्जाम में यदि आएगा तो 2 नंबर का कम से कम ये 2 नंबर आपको दिलाएगा। ध्यान रखें, तो एक एक पॉइंट में जो बता रहा हूँ उसको विधिवत रूप से समझें और कॉपी में नोट करें। अब हम लोग समझते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या है, तो देखेंगे क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन। दूसरा पॉइंट मैंने बताया क्वथनांक का उन्नयन, यानी उन्नयन मतलब होता है बढ़ जाना। उन्नयन मतलब क्या होता है भैया हमारा, बढ़ जाना। डालेंगे हेडिंग क्वथनांक का उन्नयन। ये हमारा है क्वथनांक का उन्नयन। इसको हम लोग कैसे समझते हैं, क्वथनांक का उन्नयन क्या है, तो विधिवत रूप से इसे समझने की कोशिश करेंगे होता क्या है क्वथनांक का उन्नयन। अब मैं क्या करता हूँ, कोई अच्छा, इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें और समझेंगे, जैसे क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक को समझ लेते हैं पहले। क्वथनांक होता क्या है, मान लेते हैं किसी द्रव का वह ताप, किसी द्रव का वह ताप लिख लेंगे, मैं इसी पे समझा दूंगा, किसी द्रव का वह ताप किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडली दाब, एक वायुमंडली
दाब या एक वायुमंडलीय वाष्प दाब लिख सकते हैं, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, बराबर हो जाए वह ताप क्या कहलाता है? वह ताप क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ध्यान रखें, ये आपकी सबसे सिंपल और सबसे सरल, और चाहे जहां आप इसे लिख सकते हो, ये डेफिनेशन जो आपकी मैंने लिखवाई है ये कहीं पर भी आपकी काटी नहीं जा सकती है। क्वथनांक की परिभाषा आप लोग ये लिख सकते हो, ये चाहो तो ये कहोगे कि मतलब जहाँ से जल उबलना स्टार्ट हो जाए, वो भी से। परंतु ये जो आपकी डेफिनेशन है इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी के अनुसार हम पूरा विलयन समझते आए हैं, और विलयन को यहाँ से यदि देखा जाए क्वथनांक का उन्नयन भी हम यहीं से समझेंगे क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन। अब देखें यहाँ पर कैसे समझने के लिए मैंने क्या किया, ये कोई द्रव भरा हुआ है इसमें। अब मैंने क्या किया, ऊपर एक ढक्कन लगा दी, ये ढक्कन लगा दी मैंने, ठीक है। मैंने नीचे से इसे ऊर्जा देना स्टार्ट किया, नीचे से इसे गर्म करना स्टार्ट किया, नीचे से मैंने इसे ऊर्जा देना स्टार्ट कर दिया। तो ऊर्जा में देता गया, और ये जो है विलयन हमारा वाष्प में बदलता गया इस प्रकार। और एक ऐसा क्षण आ गया कि ऊपर से ढक्कन लगी है, और यही वाष्प इसके द्रव की सतह पर, यही जो वाष्प है ये द्रव की सतह पर एक बल लगाने लगती है। और वह बल, मैं इधर ताप को देखिए, मैं इधर मैंने ताप मापी भी लगा रखा है, इधर मैंने क्या किया, ताप मापी लगा रखा है। मैं अब ताप को इधर रीड कर रहा हूँ, मैं कितना यहाँ से टेम्परेचर दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने लगा रखा है दाब मापी, दाब मापी लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पर दाब में रीड कर रहा हूँ, यहाँ से ताप को और यहाँ से दाब को, मैं इधर से ताप बढ़ा रहा हूँ। ताप मैंने मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ये जल है मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस मैंने कर दिया। और उस समय जो दाब था 100 डिग्री सेल्सियस करने पर जो दाब था वो हमारा हो गया एक वायुमंडल, एक वायुमंडल दाब, यानी एक वायुमंडल दाब जो हो गया, यानी वह ताप जिस पर विलयन का वाष्प दाब एक वायुमंडल हो जाए, वह ताप जिसमें किसी पदार्थ का वाष्प दाब एक वायुमंडल हो जाए, या एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, बात तो वही है, या एक वायुमंडल हो जाए, एक वायुमंडलीय दाब हो जाए, तो उसी दाब को या इस ताप को हम कह देंगे जो 100 डिग्री ताप पर हमारा कितना हुआ, एक वायुमंडलीय दाब हो गया। यहाँ पर जो लगने वाला जो दाब है, ये नीचे की ओर लगने वाला जो दाब है उसकी वैल्यू कितनी हुई, एक वायुमंडलीय दाब। तो इस वाले ताप को हम क्या कह देंगे, क्वथनांक, क्या कह देंगे, क्वथनांक। इस डिफिनेशन को विधिवत रूप से लिखने मैंने क्या बताया, किसी द्रव में कोई, किसी पात्र में कोई द्रव जो है भरा हुआ है, मैंने उसे नीचे से ताप दिया, और ताप की वह वैल्यू, ताप की वह वैल्यू, वह मात्रा जिस पर द्रव का जो है वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडल हो जाए, या एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, कहलाता है क्वथनांक। क्या कहलाता है, क्वथनांक। अब देखें हम लोग समझेंगे क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। तो क्वथनांक के उन्नयन की बात की जाए, अब मैंने क्या किया, क्वथनांक का उन्नयन मतलब होता है क्वथनांक बढ़ जाना, उन्नयन मतलब बढ़ जाना। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर क्या था, एक ये जो है पात्र है, और इस पात्र में मैंने क्या किया, एक वाष्पशील पदार्थ लिया। वाष्पशील मतलब जो वाष्प अवस्था में भी रह सकता है और गैस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी रह सकता है और गैस अवस्था में भी। मैंने इसमें एक ये द्रव भर लिया, ठीक है, द्रव मैंने भर लिया। अब इस समय इसको मैंने क्या किया, गर्म करना स्टार्ट कर दिया, और गर्म किया, मान लेते हैं ये कोई द्रव, इसका जो टेम्परेचर है मान लिया 125 डिग्री, 125 डिग्री सेल्सियस जब हम इससे टेम्परेचर दे देते हैं तो इसका जो वायु दाब, ये वाष्प दाब जो एक वायुमंडल दाब हो जाता है, यानी जो दाब यहाँ पर लगने वाला जो दाब है वो कितना हो जाता है, एक वायुमंडल, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। कब, जब ये वाष्पशील पदार्थ है तब, वाष्पशील पदार्थ है तब के लिए, यानी जिस समय हमारा वाष्पशील पदार्थ है उस समय की स्थिति में ये है हमारा। अब मैंने क्या किया, ये जब हमारा वाष्पशील पदार्थ था, अब मैंने इसमें एक अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया।
जो अब ये तो वाष्पशील था, मतलब वाष्प में परिवर्तित हो सकता था, और अब मैंने क्या किया है, मैं अपने पे उत्तर आया तो मैंने इसमें किया क्या, एक अवाष्पशील पदार्थ इस तरीके से मैंने इसमें मिला दिया। जब मैंने इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, अब एक चीज़ मुझे देखने पर आ गई। क्या आ गई भैया, पहले जहाँ पर जो दाब था वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर था। जो यहाँ पर इसकी सतह पर जो लगने वाला दाब था वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर था। परंतु जैसे ही मैंने इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, इसमें क्या क्या अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, कब वाष्पशील पदार्थ था तब तो ये स्थिति सामान्य, अब मैंने इसमें एक अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, तब यहाँ पर जो वायुमंडलीय जो दाब था वो क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। मान लेते हैं रह गया 1/2 वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब के बराबर रहेगा, यानी आधे वायुमंडलीय दाब के बराबर रहेगा। अब मैंने सोचा इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि भैया इस अवाष्पशील पदार्थ को जब मैंने मिला दिया तो इसका वाष्प दाब क्या हुआ, घट गया। इसका वाष्प दाब क्या हुआ भैया, घट गया। अब यहाँ पर जब वाष्प दाब घट गया तो भैया इसका क्वथनांक अभी तो उबल नहीं रहा है, अभी इसका जब वाष्प दाब घट गया, परंतु मैंने बताया है क्वथनांक होता क्या है, यानी जिस ताप पर क्या हो, लगने वाला वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अब मैंने यहाँ पर ताप को बढ़ाना स्टार्ट किया, ताप को कर दिया 150 डिग्री सेल्सियस। जब मैंने यहाँ पर ताप को 150 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तब ये ताप पुनः ये यहाँ पर लगने वाला दाब क्या हुआ, पुनः कितना हो गया, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। अब यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब तो हो गया, परंतु यहाँ पर एक दिक्कत हो गई। 125 से जो हमारा ये क्वथनांक था, इसको मैंने क्या कहा था, क्वथनांक कहा था, ये 125 से बढ़कर के 150 तक पहुँच गया। उन्नयन मतलब होता है बढ़ना, उन्नयन मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो मैंने क्या बताया, वाष्प दाब यानी क्या होता है, क्वथनांक का बढ़ना ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वथनांक बढ़ा है यही कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। तो इसे डिफाइन किस तरीके से करेंगे, जब किसी वाष्पशील पदार्थ में, मैंने कोई अवाष्पशील, जब किसी वाष्पशील पदार्थ में या वाष्पशील विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब कम हो जाता है, और उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है भैया, बढ़ जाता है। अर्थात उसका क्वथनांक होता क्या है, विलयन के क्वथनांक से या शुद्ध विलय के क्वथनांक से ज़्यादा हो जाता है, शुद्ध विलय के क्वथनांक से ज़्यादा हो जाता है। यही क्रिया कहलाती है क्या, क्वथनांक का उन्नयन। तो इसे विधिवत रूप से लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग भी लिखिएगा। और मैं प्रत्येक दिन कहता हूँ, यदि आप यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक कार्य करें, शुरुआत से प्रत्येक वीडियो को देखते हैं। मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ, ये मेरा वचन है, आपको बिल्कुल एक एक टॉपिक समझ में आएगा। ऐसे आपको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे यदि आप बीच से देखोगे तो सबसे पहले अब हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। जब किसी वाष्पशील पदार्थ में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो विलयन का क्वथनांक, जब किसी वाष्पशील पदार्थ में कोई अवाष्पशील जब किसी वाष्पशील पदार्थ, यानी ब्रैकेट में लिख लीजिए यहाँ पर विलायक, ठीक है। जब किसी वाष्पशील विलायक में या वाष्पशील पदार्थ में कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, यानी क्या करते हैं, अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से कम हो जाता है, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा हो जाता है। सॉरी, क्वथनांक से क्या होता है, ज़्यादा हो गया था, अभी ज़्यादा हुआ था ना। तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक
क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज्यादा हो जाता है। क्वथनांक से ज्यादा हो जाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक लिख दिया भैया। क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक का उन्नयन। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब देखें, एक एक पॉइंट को डीपली विधिवत रूप से अच्छी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखें, यहाँ पर जो है शुद्ध विलायक का क्वथनांक में मान लेते हैं। शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक मैंने मान लिया P0S। क्वथनांक मैंने मान लिया P0S है। सॉरी, वाष्प दाब। क्वथनांक को T से डिनोट करेंगे ना, क्योंकि ये तो दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब ये है। अब इतना ये वाष्प दाब हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब तो विलयन का वाष्प दाब PS मान लिया। अब जो अभी मैंने बताया था, जो आपका P0S यानी P0 यानी विलायक का जो वाष्प दाब क्या था, वो हमारा ज़्यादा था। विलायक का वाष्प दाब क्या था? ज़्यादा था। तो विलायक का वाष्प दाब यानी विलायक P0S इज बड़ा है किससे? PS से, यानी P0S इज ग्रेटर देन PS, यानी विलायक का वाष्प दाब क्या है? ज़्यादा है। विलायक का वाष्प दाब क्या है? ज़्यादा। कैसे ज़्यादा? यहाँ पर समझो, मैंने यहाँ पर विलायक को केवल मिलाया था और यहाँ पर इसमें जब वाष्पशील पदार्थ था, विलायक कैसा था? वाष्पशील। और हमें ज्ञात है वाष्पशील पदार्थ का क्या होता है? वाष्प दाब ज़्यादा होता है। वाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब ज़्यादा होता है। अब जब मैंने इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, अभी मैंने बता भी चुका हूँ कि कैसे ज़्यादा होता है, क्या कारण है, किस तरीके से ज़्यादा होता है। यदि आपको जानना है तो आप पीछे वीडियो में जाइए और एक तरफ से समझिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आएगा। यदि आप यहाँ से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैंने इसमें क्या किया? कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, तो जो लगने वाला ये वाष्प दाब होता है, इसकी सतह पर यानी भाप के द्वारा जो इसकी सतह पर, द्रव की सतह पर इस पर जो बल लगाया जाता है वो कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं विलायक का जो वाष्प दाब क्या है? ज़्यादा है विलयन के वाष्प दाब से, यानी विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है विलयन के वाष्प दाब से। अब मैंने मान लिया शुद्ध विलायक का क्वथनांक में मान लेता हूँ। शुद्ध विलायक का क्वथनांक मैंने मान लिया T0 है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक मैंने क्या मान लिया? T0 है। ये क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है? हमारा T0 है। और विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा? विलयन का क्वथनांक मैंने मान लिया भैया TS हो गया। अब देखो, अभी मैंने क्या किया था? उस समय जो है जब मैंने शुद्ध विलयन को लिया था, अभी जो इससे पहले मैंने बताया था, फिर समझ लो एक बार। मैंने यहाँ पर जब शुद्ध विलायक लिया था तो उस समय क्या था? यहाँ पर ताप केवल 100 डिग्री था। 100 डिग्री पर जो हमारा लगने वाला जो दाब था, यहाँ पर जो लगने वाला दाब था इस सतह पर, वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया था। यानी इस समय दाब हमारा इतना था। और इसके पश्चात मैंने क्या किया? क्या? इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ जब मिला दिया था ना, जब मैंने अवाष्पशील पदार्थ को इस प्रकार ऐसे मिला दिया, जब मैंने अवाष्पशील पदार्थ, तो इसका जो दाब था वो बढ़कर के पहुंच गया था, टेम्परेचर बढ़कर के 125 पहुंचा था। तब हमारा यहाँ पर जो लगने वाला जो दाब था वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं T0 TS जो है TS इज ग्रेटर देन
टी एस क्या है हमारा, बड़ा है किससे, टी एस इज ग्रेटर देन किससे हमारा है, टी नॉट से बड़ा है, टी नॉट से बड़ा है, टी एस जो है हमारा टी नॉट से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें निकालना है भाई टी नॉट से टी एस क्या है हमारा बड़ा है। तो अब मैं कह दूं क्वथनांक का उन्नयन, यानी कितना क्वथनांक बड़ा है, तो क्वथनांक का उन्नयन बराबर क्या हो जाएगा, तो क्वथनांक का उन्नयन, तो क्वथनांक का उन्नयन बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं डेल्टा टी। अच्छा मैं यहाँ पर बी लिखूंगा, बी क्यों लिखूंगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें करना क्या है, ज़्यादा से कम को घटाना है, तो ज़्यादा हमारा टी एस है, ज़्यादा क्या है हमारा टी एस है, माइनस मैंने क्या कर दिया टी, ओह मैं इसे मान लेता हूँ टी नॉट, तो हमारा ठीक है, टी नॉट एस, टी नॉट एस है ठीक, विलायक का क्वेश्चन कम था और इसका ज़्यादा है तो ठीक तो है। ज़्यादा से कम को हटाऊंगा, ठीक है, ज़्यादा से जब मैं कम को हटाऊंगा तो हमें मिल जाएगा क्वथनांक का उन्नयन। ये जो है हमारा फार्मूला है क्वथनांक के उन्नयन का। अच्छा मैं मान लेता हूँ जो यहाँ पर जो ताप में अंतर है, अभी थोड़ा सा समझो यहाँ पर भैया, जैसे मान लेते हैं वाष्पशील पदार्थ इतना था, वाष्पशील ये लाल वाला जो पदार्थ है वो हमारा वाष्पशील पदार्थ है। अब मैंने इसमें जरा सा भाई, इसमें जरा सा अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, इतना मिलाया, तो भैया थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ सकता है ताप पर थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, और ज़्यादा मिला दिया तो ताप पर और ज़्यादा प्रभाव पड़ गया। यदि मैं और ज़्यादा इसको बढ़ा दूँ तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब जो डेल्टा टी बी है, क्वथनांक का जो उन्नयन है, वो इस पदार्थ की मात्रा के, यानी जो पदार्थ हम बढ़ा रहे हैं ब्लैक वाला, उस पदार्थ पर निर्भर कर रहा है। और निर्भर किस तरीके से कर रहा है, समानुपाती, मतलब एक निश्चित अनुपात में बढ़ता जा रहा है। तो मतलब डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल किसके, विलय की मात्रा के या पदार्थ की मात्रा के अनुक्रमानुपाती है, पदार्थ की मात्रा। अच्छा जो पदार्थ की मात्रा है, अब ये कैसा पद है, ये जो है पदार्थ की मात्रा कभी ताप पर निर्भर नहीं करती है, वजन जो है हमारा ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो भैया इसे हम डिनोट करेंगे उन्हीं पदों से जो हमारे ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, सांद्रता के वो पद हैं कौन से, मोललता है और एक मोल प्रभाज, ये दोनों पद हैं जो हमारे ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो मैं इसको जो है डिनोट कर दूंगा किससे, मोललता से। तो डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल मैंने कर दिया यम, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल मैंने क्या कर दिया यम। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का जब निशान हटेगा तो डेल्टा टी बी बराबर आ जाएगा, यहाँ पर एक नियतांक, एक कांस्टेंट आता है के बी आता है, एक कांस्टेंट आता है हमारा के बी, और इसे मैं लिखता हूँ यम, इसे मैं क्या लिखता हूँ यम। यही जो है हमारा के बी क्या है, ये जो के बी क्या है, क्वथनांक मोलल स्थिरांक है, क्वथनांक एवं मोललता स्थिरांक इसे भी कह सकते हैं मोललता में। और जो हमारा ये संबंध निकला है क्वथनांक तथा मोललता में संबंध, इसकी लिखना चाहें इसे ये भी लिख सकते हैं, क्वथनांक तथा मोललता में संबंध, क्वथनांक तथा मोललता में संबंध, क्वथनांक और मोललता में संबंध ये हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ से मैं कुछ और चीज़ें समझना चाहूँ, जैसे के यहाँ पर जो के बी हमारा क्या है, के बी है क्वथनांक मोलल स्थिरांक है, क्वथनांक मोलल स्थिरांक है, क्वथनांक का मोलल स्थिरांक, जहाँ के बी बराबर है क्वथनांक का मोलल स्थिरांक है, स्थिरांक, इसको समझ लें ये मोलल स्थिरांक है। अब देखें यहाँ से कुछ वैल्यू और समझते हैं हम लोग, जैसे यदि इसको डिफाइन आगे थोड़ा बढ़ाना चाहें इस वाले फार्मूले को, तो किस प्रकार जो फाइनल फार्मूला हमें प्राप्त होगा वो किस प्रकार प्राप्त होगा, जो हम प्रयोग करेंगे सूत्रों में, उन सभी को समझें।
हाँ, इसमें थोड़ा लेंथी हो सकता है, परंतु आपको चीज़ें सभी एक एक क्लियर होंगी। ध्यान रखें, एक एक क्लियर मतलब जो है यदि आप एक तरफ से देखते हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लगभग में 90% क्लियर हो जाएंगी। या 2 बार आपने देख ली तो मैं आपको बता दूं, और यदि आप किताब साथ में पढ़ते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखें, डेल्टा यानी टी बी बराबर निकला था, डेल्टा टी बी बराबर क्या निकला था हमारा, के बी यम। यम क्या है हमारा, मोललता है। यम क्या है, जहाँ यम बराबर हमारा है मोललता, मोललता जहाँ यम बराबर है मोललता। अच्छा, मोललता बराबर फार्मूला क्या होता है, मोललता बराबर होता है, फार्मूला होता है भार बटे यानी मोलों की संख्या बटे मोलों की संख्या। और किसके मोलों की संख्या होती है, विलय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या जो होती है यानी विलय के मोलों की संख्या होती है बटे विलायक का भार होता है। ये होता है मोललता की परिभाषा में मैंने आपको लिखवाया था विलायक का भार। यदि आपने पहली वीडियो, इससे पिछली जो शुरुआत से वीडियो नहीं देख रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले जाइएगा, तुरंत पिछली वीडियो देखिए, तभी आपको चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो शुरुआत से जाइए, एक तरफ से प्रत्येक वीडियो को देखिए, पॉज करके नोट कीजिए, नोट करके उसे शाम को पढ़िए, बिल्कुल जरूर 1-2 बार पढ़िएगा। लिख लेने से कुछ नहीं होता, जब तक आप दोबारा उसे पढ़ोगे नहीं तब तक लिखिए, और लिखने के साथ साथ पढ़िए भी, टाइम दीजिए, तब आपको क्लियर होगा। देखिए, तो मोललता बराबर आ जाएगा, मोललता मोलों की संख्या। मोलों की संख्या होता क्या है, पहले मोलों की संख्या लिख लेते हैं। मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार यानी भार W किलोग्राम में लिख दिया मैंने, बटे अणुभार को मैंने मोलर मास यानी मोलर मास में लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा n बराबर। तो अब इसके पश्चात जो हमारा डेल्टा टी बी बराबर जो फार्मूला आया था के बी, अब यहाँ पर क्या था, के बी पहले इसकी मोललता की परिभाषा में लिखेंगे। मोललता की परिभाषा में W के जी बाई यम, ये तो हुआ मोलों की संख्या का, और फिर बटे में क्या लिखना है, विलायक का भार। बटे में क्या है भी हमारा विलायक का भार है, बटे में जो है हमारा विलायक का भार है। और विलायक के भार को हम लोग किससे लिखेंगे, जो विलायक का भार है उससे हम लोग लिखते हैं W के जी, यानी ये W के जी ही हमारा है, ये विलायक का भार है, विलायक का भार। ये हो गया किसका भार, विलायक का भार। इसको मैं W लिख देता हूँ, केवल इसको मैं W लिखता हूँ, कुछ समझ रहे, यहाँ पर भी W लिखता हूँ, भार बटे अणुभार। ठीक है, ये हमारा विलायक का भार हो गया। ये तो हुआ मोलरता का जो फार्मल जो है फाइनल फार्मूला जो आएगा, ये W के जी क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर चला जाएगा तो W बाई यम यम, W बाई यम यम इंटू यम यम इंटू क्या आ जाएगा W के जी। ये आ गया किसका फार्मूला, मोलरता, यानी यम बराबर ये फार्मूला हमारा निकल के आया। ये किसका फार्मूला आया, यम। यहाँ से फिर समझे, मोललता बराबर मैंने आपको क्या बताया, मोलों की संख्या बटे विलायक का भार होता है। तो मुझे मोलों की संख्या पहले चाहिए थी, तो मैंने मोलों की संख्या यहाँ से निकाली भार बटे अणुभार से, तो भार बटे अणुभार यहाँ पर हो गया, भार बटे अणुभार। तो यहाँ से भार बटे अणुभार यानी मोलों की संख्या की जगह पर भार बटे अणुभार बटे विलायक का भार, तो बटे विलायक का भार रख दिया। अब ये W के जी क्या होगा हमारा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी विलायक का भार क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर मोलरता का जो फार्मूला हमें मिल गया वो ये है। तो यम का मान इस वाले फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा टी बी बराबर आ जाएगा के बी, और मोलरता की जगह पर W यम इंटू W के जी, ये हमारा आया है। ये किसका फार्मूला आ गया भैया, ये जो फार्मूला हमें मिला है ये है डेल्टा टी यानी डेल्टा टी बी क्वथनांक के उन्नयन क्या है। यदि यहाँ से एक फार्मूला में थोड़ा और डिफाइन करना चाहूँ, इसी फार्मूले को डेल्टा टी बी बराबर मैं के बी डब्ल्यू इस प्रकार लिख दूँ, अपान कर दूँ यम इंटू W के जी। अच्छा, एक फार्मूला यही हमारा हो गया, इसका प्रयोग चाहें यहाँ हम कर सकते हैं कब,
ध्यान रखें जब भार हमारा विलायक का भार किलोग्राम में दे रखा हो, ये कब के लिए, जब विलायक का भार किलोग्राम में दे रखा हो और किलोग्राम में कहीं पर भार बहुत ही कम दिया होता है, भार जो दिया जाता है ग्राम में दिया जाता है। तो जब भार ग्राम में दे रखा होगा तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, तो डेल्टा टी बी बराबर आ जाएगा के बी डब्ल्यू बाई यम इंटू डब्ल्यू के जी बाई 100 नहीं 1000। अब ये 1000 क्या होगा आपका ऊपर आ जाएगा, तो डेल्टा टी बी बराबर जो फार्मूला आ जाएगा यहाँ के बी डब्ल्यू इंटू 1000 अपान यम। अब यहाँ पर डब्ल्यू आएगा ग्राम में, यानी जो फाइनल फार्मूला जो हमें मिला डेल्टा टी बी का जो फाइनल फार्मूला आया के बी डब्ल्यू इंटू 1000 अपान आ गया यम इंटू डब्ल्यू इन ग्राम। ये जो है हमारा फाइनल फार्मूला निकल करके आया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वथनांक का उन्नयन। अब इसमें 2 पॉइंट बचे हैं क्वथनांक के उन्नयन के पश्चात, एक परासरण दाब बचा है और एक हिमांक का अवनमन बचा है। इन दोनों पॉइंटों को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो यहीं तक, और आप लोगों से मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं, आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करें और एक तरफ से प्रत्येक वीडियो को देखिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयारी हो सके और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। और अपने यार दोस्तों के साथ हमारे लिंक को शेयर कीजिए और जितना हो सके हम इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।